हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफे पे आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के थ्रू जीएसटी में कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए हैं। वो सारे अमेंडमेंट्स हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं डायरेक्टली नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस करूंगी और मेरी कोशिश रहेगी कि हम लाइन बाय लाइन इस नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो देखते हैं, सबसे पहला जो अमेंडमेंट है वो कहाँ आया है। जो पहला अमेंडमेंट आपका आया है वो इन रूल 23 आया है। तो अगर मैं रूल 23 की बात करूं तो इट इज रिलेटेड टू रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो हमें इसमें मैं एक चीज और क्लेरिफाई कर दूं कि अगर आप एक्ट देखेंगे तो एक्ट में स्पेसिफिकली ये चीज लिखी है कि अगर किसी रीजन की वजह से आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है और अगर आप चाहते हो कि आप उस कैंसिलेशन को रिवोक कराओ तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है। फिर एप्लीकेशन फाइल करने का एक टाइम पीरियड है और वो टाइम पीरियड एक्सटेंड भी हो सकता है। एक्सटेंड कौन कर सकता है? एक्सटेंड आपका जेसी यानी जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर एक्सटेंशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ओरिजिनल टाइम पीरियड है ये तो 30 डेज है। अब यहाँ पे जो एक्सटेंशन की बात लिखी तो जेसी और एसी का जो एक्सटेंशन है वो 30 डेज का एक्सटेंशन दे सकते हैं और प्लस कमिश्नर जो है वो और 30 डेज का एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो जो आपका ओरिजिनल टाइम पीरियड है अगर एक्सटेंड करने के बाद देखा जाए तो ये 90 डेज तक का टाइम पीरियड हो सकता है। अब ये चीज हमारे जीएसटी एक्ट में तो आ गई थ्रू फाइनेंस एक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, दो चीजें हुई। पहली चीज, रूल में ये अमेंडमेंट नहीं आई और दूसरी चीज क्या हुई कि ये चीज अभी तक पोर्टल पे नहीं आई। ठीक है, तो अब रूल में अमेंडमेंट के लिए क्या किया गया, रूल में अमेंडमेंट के लिए नाउ दे हैव गॉट द नोटिफिकेशन जहाँ पे रूल 23 को अमेंड करा गया और 23 में ये बात डाली गई रूल में कि जो आपका टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और एक्सटेंड कौन कर सकता है? एडिशनल कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है, जॉइंट कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है या कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है। ये तो थी पहली बात। अब पोर्टल के लिए क्या किया गया, क्योंकि पोर्टल पे अभी भी इसकी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो क्योंकि जब तक फैसिलिटी बन रही है दे हैव बॉट अ सर्कुलर। दिस इज द सर्कुलर। आप चाहें तो इसको जीएसटी की साइट से जाके पढ़ भी सकते हैं, मैं नीचे भी लिंक डाल दूंगी, आप नीचे से भी ये सर्कुलर को पढ़ सकते हैं। व्हाट दे हैव सेड कि क्योंकि पोर्टल पे फैसिलिटी नहीं है फॉर अप्लाइंग फॉर एक्सटेंशन, तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज आप अपने जो भी जुरिस्डिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर हैं उनको आप ईमेल लिखेंगे कि दिस इज द सर्कमस्टेंस अंडर विच यू वांट टू अप्लाई फॉर रेवोकेशन। और आप उस, क्योंकि आपका टाइम पीरियड निकल चुका है तो आप यहाँ पे उस पीरियड की एक्सटेंशन प्रोवाइड कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो अगर आपके एसी को, जेसी को, कमिश्नर को आपके जो भी सर्कमस्टेंसेस लगे वो रियल लगे और उनको लगे कि जस्टिफाइड है कि आपका जो पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया जाए, तब तो वो आपकी एप्लीकेशन को मंजूर कर देंगे। नहीं तो दे वुड अगेन रिजेक्ट योर एप्लीकेशन और जब वो रिजेक्ट करेंगे तो अगेन दे विल गिव यू इनफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो क्योंकि जब तक जीएसटी पे ये फैसिलिटी नहीं आती तब तक दे हैव सेड कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन चलेगा वो ईमेल के थ्रू चलेगा। और फिर इन्होंने सर्कुलर में ये बात भी लिख दी कि एक बार जीएसटी पे ये फैसिलिटी आ जाएगी तो फिर ये जो सर्कुलर में प्रोसेस लिखा है इसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। सो दिस वाज द अमेंडमेंट जो कि आई है फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी नंबर। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है? सो नेक्स्ट अमेंडमेंट इज अगेन रिलेटेड टू द जीएसटी रिफंड। तो ये अमेंडमेंट समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या थी, हो क्या रहा था। सो देखो, दो चीजें जान लो। जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो RFD 1 में, जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो अगर एप्लीकेशन में कोई कमी होती है तो एज पर रूल 90 सब रूल 3 वो कमी कम्युनिकेट करता है डेफिशिएंसीज प्रॉपर ऑफिसर RFD 3 में कम्युनिकेट करता है। और फिर ये लिखा कि जब ये कमी कम्युनिकेट होंगी तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। अच्छा जी, एक तो ये बात हुई। अब दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात क्या हुई, सेक्शन 54 में ये लिखा कि आपका रिफंड एप्लीकेशन को फाइल करने का टाइम पीरियड है, एक टाइम लिमिटेशन पीरियड है। वो कितना है?
2 years from the relevant date. अब आप दो चीजें समझो प्रैक्टिकली, इन दोनों चीजों को जब आप साथ में जोड़ के समझोगे तो हो क्या रहा है। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है। अब हो सकता है मेरी एप्लीकेशन में वो कुछ कमियां हो, कुछ कमियों को कम्युनिकेट करने में हो सकता है मेरा जो प्रॉपर ऑफिसर हो वो 1 महीना लगा दे, 2 महीना लगा दे, 3 महीना लगा दे। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब उसने कम्युनिकेट किया उसके बाद मुझे फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड, कहीं ना कहीं मेरी डेफिशिएंसीज निकल रही है, प्रॉपर ऑफिसर कम्युनिकेट कर रहा है, फिर अगर मेरी कुछ डेफिशिएंसीज निकल रही है फिर मेरे को फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी है। अल्टीमेटली दिस इज अ हिट ऑन माय लिमिटेशन पीरियड। मेरा लिमिटेशन पीरियड तो कम हो रहा है ना यहाँ पे, जो 2 साल की मुझे अवधि दी गई थी। इसी को लेके दिल्ली हाई कोर्ट का भी डिसीजन आया, उन्होंने बोला कि ये तो जो सब रूल है ये गलत है, this is actually wrong. So what now they have done, they have brought an amendment क्या आया, provided that the time period from the date of filing of refund claim in form RFD1 till the date of communication of deficiencies in form RFD3 by the proper officer shall be excluded from the period of 2 years specified under subsection 1 of section 54 in respect of such fresh refund filed by the applicant after the rectifications of deficiencies. In simple terms, जो आपका पीरियड था जब तक वो डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट करता, वो स्पेसिफिक पीरियड को आपके जो 2 साल की टाइम पीरियड थी उसे एक्सक्लूड कर दिया गया। सो अगेन दिस इज आल्सो वेरी वेलकमिंग अमेंडमेंट जो कि आई है, एंड दिस इज इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर्स। नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है। सो नेक्स्ट अमेंडमेंट है कि मैंने बहुत बार ऐसा होता था कि मैं कई बार रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर देती, लेकिन उसके विड्रॉल का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो व्हाट दे हैव डन इज, अब उसका एक विड्रॉल का मैकेनिज्म भी नोटिफाई करा। और नाउ व्हाट दे हैव सेड कि अगर आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो एंड application before issuance of provisional refund sanction order in form GST RFD 4 or final sanction order in form GST RFD 6 or payment order in form GST RFD 5 or refund withhold order in RFD 7 or notice in form RFD 8 in respect of any the application that you have filed in form RFD 1, आप विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। और विड्रॉ आप किस में करोगे, आप विड्रॉ करोगे GST RFD 01W। सो दे हैव बॉट अ न्यू फॉर्म जिसमें आप विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें एक चीज और है, देखो जब हम एप्लीकेशन को रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम पे हम रिफंड किस चीज का लेते हैं, जो मेरे कैश लेजर में अमाउंट होगा या जो मेरे क्रेडिट लेजर में अमाउंट होगा उसका मैं रिफंड लूंगी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 54। नाउ जब मैं रिफंड के लिए अप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली जो ये अमाउंट है इसको डेबिट कर लिया जाएगा, क्योंकि फिर वो मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो व्हाट दे हैव सेड कि जब आप विड्रॉल के लिए अप्लाई करोगे, पहले मैंने अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई किया तो डेबिट हो गया। अब मैं विड्रॉल के लिए जब अप्लाई करूंगी तो जो डेबिट हुआ है अमाउंट, इसको हम वापस से क्रेडिट बैक कर देंगे इन योर लेजर, कैश लेजर और क्रेडिट लेजर एज द केस में। सो दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी वेलकमिंग अमेंडमेंट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि हमें अपनी जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ करना है लेकिन हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो नाउ दे हैव गिवन अस मैकेनिज्म जिसको आप भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अब ये चीज मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है तो प्रॉपर ऑफिसर को भी फिर आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस वाज द मैकेनिज्म। अगेन वन मोर चेंज दैट हैज कम। सो ये चेंज डिस्कस करने से पहले सबसे पहले देखते हैं हम कि GST RFD 7 में क्या चेंज आया, क्योंकि हम RFD 7 का चेंज देख लेंगे तभी हम ये अमेंडमेंट समझ पाएंगे। सो दिस इज अ प्रोसीजरल अमेंडमेंट। RFD 7 में दो चीजें हुई कि सबसे पहले तो पार्ट ए में चेंज आया। पार्ट ए में अब ये बताएंगे स्पेसिफिकली कि अगर हमने आपका रिफंड विद होल्ड किया तो जो उसका ऑर्डर जाएगा वो पार्ट ए में जाएगा,
और पार्ट बी में क्या जाएगा, जो हमने ऊपर विदहोल्ड किया था उसका जब हम रिलीज करेंगे तो वो चीज हम पार्ट बी में उसका हम ऑर्डर लेके आएंगे। तो ये तो आपका आपके फॉर्म में चेंज आया, RFD 7 में चेंज आया। अब इससे रिलेटेड जो चेंज है वो आपके ऑब्वियसली प्रोसीजर पे पड़ेगा। सेक्शन 90 रूल 92 की अगर मैं बात करूं तो इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ऑर्डर सैंक्शनिंग द रिफंड। अब इसमें क्या अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट ये आया कि जब प्रॉपर ऑफिसर को लगेगा, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड इज लायबल टू बी विदहेल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 10 or as the case may be subsection 11 of section 54, he shall pass the order। अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली डाल दिया कि जब विदहेल्ड करना होगा पीओ को तो वो पार्ट ए में करेगा, और उसी तरह जब वो जो विदहेल्ड किया था उसको रिलीज करना होगा तो किस में होगा, वो पार्ट बी में होगा। ये सेम इन्होंने रूल 92 में जो चेंज किया ये इन्होंने फिर 96 में चेंज किया। So 96 is refund of integrated tax which is paid on goods and services that are exported out of India। अब इसमें भी यही सेम चेंज किया कि जब विदहोल्ड करना होगा आपका रिफंड को तो वो पार्ट ए में विदहेल्ड करेगा, और जब विदहेल्ड जो किया था उसको रिलीज करना होगा तो वो पार्ट बी में रिलीज करेगा। सो दिस इज द प्रोसीजरल चेंज जो कि मैंने डिस्कस किया। अब एक और चेंज है फॉर्म RAG 21 में। सो RAG 21 में आपका रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का एप्लीकेशन जब फाइल होता है वो RAG 21 में फाइल होता है, क्योंकि देखिए रूल में ये लोग अमेंडमेंट लेके आ गए तो अब वही अमेंडमेंट जो है वो फॉर्म में भी तो लानी जरूरी थी ना। तो फॉर्म में क्या अमेंडमेंट लेकर आए कि जो सब हेडिंग थी जहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखा है, उसमें एक चीज डाल दी कि आप कब तक फाइल कर सकते हो, डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, द वर्ड्स और विद इन, यानी अगर आपका जो टाइम है एक्सटेंड कर दिया बाय द एडिशनल कमिश्नर जेसी ने या कमिश्नर जो टाइम पीरियड एक्सटेंड किया तो उस टाइम पीरियड तक आप ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है, ये जो एप्लीकेशन है इसको फाइल कर सकते हो। सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ प्रोसीजरल चेंज जो कि फॉर्म RAG 21 में आया है बिकॉज ऑफ चेंज इन द रूल 23। ओके, सो एक लास्ट चेंज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिलेटेड टू ई वे बिल। अब यहाँ पे क्या होता था, तो सबसे पहले तो इस चेंज को समझने से पहले हम एक चीज और जान लेते हैं। अगर मैं एक रेगुलर टैक्स पेयर हूँ और मैं R1 और R3 भी फाइल नहीं कर रहा 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड्स की, ये है रेगुलर टैक्स पेयर के केस में, और अगर मैं एक कंपोजिशन डीलर हूँ और मैंने CMP 8 नहीं फाइल किया 2 टैक्स पीरियड्स का, तो उस केस में क्या होता था कि मेरे ई-वे बिल की जो फैसिलिटी होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता था। अब एक बार फैसिलिटी ब्लॉक हुई, ठीक है, तो ना ही मैं एज अ सप्लायर ना ही मैं एज अ रिसिपिएंट, यानी ना ही मैं अपनी आउटवर्ड सप्लाई के लिए ना ही मेरी इनवर्ड सप्लाई के लिए मैं ई-वे बिल जनरेट कर सकता हूँ। तो अगेन देयर व्हाट अ चेंज, अब चेंज क्या है कि अब आप जो ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते वो इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी आप आउटवर्ड सप्लाई के लिए नहीं कर सकते अब आप ई-वे बिल जनरेट, इनवर्ट सप्लाई जो हो रही है ना उसके लिए आप अभी भी ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ चेंज एंड कहीं ना कहीं दिस चेंज इज ऑल्सो in favor of the taxpayers। So these are the change that I have discussed with you, and also this is the new form RFD 1W जो कि अब नया आया है, बट हाँ अभी फॉर्म तो इन्होंने रूल्स में डाल दिया, बट अगेन ये फैसिलिटी जब GST पोर्टल पे आएगी तब एक्चुअली जो टैक्स पेयर्स हैं वो इसका अच्छे से यूज कर पाएंगे। सो दीज आर द अमेंडमेंट्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।